हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नई सोच में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 6 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आप लोग के प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। हमने प्रश्न बैंक पर एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं ज्ञान परक के क्वेश्चन के ऊपर। ये आप लोग की सेकेंड वीडियो रहेगी इस चैप्टर 6 के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेंज का नियम देखते हैं। सन 1834 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक लेंज ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे लेंज के नियम से नाम से जाना जाता है। इस नियम अनुसार क्या है, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। यह लेंज का नियम है। अब लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। यह देखते हैं, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, जब कोई चुंबक है उसके एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली का वह फ्लक्स जो चुंबक की ओर होता है लेंज के नियम अनुसार एन ध्रुव की भांति कार्य करने लगता है। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, अतः चुंबक और कुंडली के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को कुंडली के पास लाने में कार्य करना पड़ता है। यही यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में अर्थात विद्युत धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं, अभी पास ले गए थे, अब दूर ले जाने पर क्या होता है, दूर ले जाते हैं तो चुंबक की ओर कुंडली का वही फ्लक्स एस ध्रुव की भांति कार्य करने लगता है। असमान ध्रुव में आकर्षण होता है, अतः चुंबक को कुंडली के मध्य आकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस आकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को दूर ले जाने पर पुनः कार्य करना पड़ता है। यही यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में अर्थात विद्युत धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार लेंज का नियम क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होगा। आप लोग को इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नई सोच पर मिल जाएगी और उसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से इसकी PDF डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वप्रेरकत्व क्या है और एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर स्वप्रेरकत्व देखते हैं। किसी कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लो एक कुंडली है जिसमें एन फेरों वाली कुंडली है, उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो उसकी फ्लक्स बंधता की संख्या क्या हो जाएगी, उसकी जो फ्लक्स बंधता की संख्या हो जाएगी वह N5V हो तो N5V अनुक्रमानुपाती I हो जाएगा। N5V इक्वल्स टू LI, L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा N5V अपॉन I, जहाँ पर L क्या है, एक आनुपातिक नियतांक है। अनुक्रमानुपाती का साइन है उसको हटा करके L लिखा गया था, वही L एक आनुपातिक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। यदि I इक्वल्स टू क्या हो 1 हो तो समीकरण 1 में क्या रखेंगे, मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, N5V इक्वल्स टू LI है, तो यहाँ पर I की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो N5V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अतः क्या इससे क्या सिद्ध होता है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो तब। अब स्वप्रेरकत्व की दूसरी परिभाषा देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस N d5V अपॉन dt। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dN dV बाई dt। समीकरण 1 में मान रखेंगे, एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dLi बाई dt। एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस L di बाई dt। ऋण चिन्ह विद्युत वाहक बल की विरोध प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा है। यदि di बाई dt इक्वल्स टू 1 हो तो समीकरण 2 से एप्सिलॉन इक्वल्स टू L हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो इस यहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा।
इससे भी क्या सिद्ध होता है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है और इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व देख लेते हैं। मान लो किसी परिनालिका की लंबाई L है, परिनालिका की लंबाई क्या है? L है और उसमें फेरों की संख्या N है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A है। तो यहाँ पे एक लंबी परिनालिका का डायग्राम दिया गया है, उसमें फेरों की संख्या N दी गई है, अनुप्रस्थ काट A दिया गया है और परिनालिका की लंबाई क्या दी गई है? L दी गई है और उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N बाई L। यदि परिनालिका में प्रवाहित धारा का मान I हो तो परिनालिका के अंदर उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल्स टू म्यू n I इक्वल्स टू म्यू n I अपॉन L। यदि त्रिज्या की तुलना में परिनालिका की लंबाई बहुत अधिक हो तो उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को एक समान माना जा सकता है। अतः परिनालिका के फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई V इक्वल्स टू VA हो जाएगा। यहाँ पर अब V की वैल्यू रखेंगे तो V की वैल्यू क्या है? म्यू n I बाई L इंटू A। यह समीकरण 1 में मान रख दिया गया है यहाँ पर। किंतु L इक्वल्स टू क्या होता है? L इक्वल्स टू होता है N 5B अपॉन L। तो L इक्वल्स टू कैपिटल L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? N म्यू n I बाई L इंटू A। अब यहाँ पर L इक्वल्स टू टोटल क्या हो जाएगा? म्यू n स्क्वायर A अपॉन L। यदि परिनालिका म्यू r आपेक्षिक चुंबकीयशीलता की लोह चुंबकीय पदार्थ की कोट पर लिपटी हो तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू एप्सिलॉन म्यू r n स्क्वायर A अपॉन L। अब यहाँ पर L इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू 0 म्यू r को टोटल मिला के क्या लिख सकते हैं? म्यू लिख सकते हैं और n स्क्वायर A बाई L। यही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भंवर धाराओं के दैनिक जीवन में कोई 3 अनुप्रयोग लिखना है। तो भंवर धाराओं के दैनिक जीवन में उपयोग देखते हैं। भंवर धाराओं के उपयोग भंवर धाराएं ऊष्मीय प्रभाव और अवमंदन के प्रभाव उत्पन्न करती हैं। भंवर धाराओं के इन गुणों का उपयोग करते हुए कई यंत्र एवं उपकरण बनाए जाते हैं, जिसमें कुछ युक्तियों का वर्णन नीचे दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं प्रेरण मोटर में। इसमें धातु का एक बेलन होता है जो घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। धातु के बेलन से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो बेलन तथा घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक गति का विरोध करती है। फलस्वरूप बेलन की घूमने लगता है। इस सिद्धांत का उपयोग करके प्रेरण मोटर बनाए जाते हैं। सेकेंड देखते हैं चाल मापी में। चाल मापी एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी वाहन की ताक्षणिक चाल को प्रदर्शित करती है। इसमें एल्यूमीनियम के ड्रम के अंदर एक चुंबक होता है जो वाहन की चाल से घूमता है। एल्यूमीनियम के ड्रम में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अतः उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन धाराओं को एक अमीटर को भेजा जाता है, जिसमें उत्पन्न विक्षेप वाहन की चाल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब तीसरा उपयोग देखते हैं धारा मापी को रुद्धौल बनाने में। जब धारा मापी को कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली विक्षेपित हो जाती है और बहुत देर तक दोलन करती रहती है। अतः कुंडली को सीध स्थिर करने के लिए अतः रुद्धौल बनाने के लिए कुंडली एल्यूमीनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है तो उसमें वृद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अतः फ्रेम में भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। ये धाराएं कुंडली की गति का विरोध करती हैं, अतः कुंडली शीघ्र उपयुक्त स्थिति में रुक जाती है। आशा करती हूँ आप लोग को तीनों क्वेश्चन के आंसर काफ़ी इम्पोर्टेंट लगे होंगे।
तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे चैनल नई सोच को सब्सक्राइब करें और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नई सोच से डाउनलोड कर लें। आप लोग को इसी टाइप से वीडियो मिलती रहेंगी। इसके आगे के क्वेश्चन भी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।